रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 9th क्लास फिजिक्स ग्रेविटेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? कहते हैं कायनात में मौजूद पूरे यूनिवर्स के अंदर मौजूद हर चीज के अंदर फोर्स मौजूद होती है। कोई भी चीज आप जो सोच सकते हैं, हर चीज, सितारे हैं, सियारे हैं, कहकशाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, कोई भी चीज है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर मौजूद कोई चीज आप सोच सकते हैं, हवाएं हैं, हर चीज जो आप सोच सकते हैं कायनात के अंदर जो मौजूद है, वो कहता है हर चीज के अंदर एक फोर्स मौजूद है। और कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। कौन सी फोर्स? अब देखो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है। हर चीज या अट्रैक्ट कर रही होती है या रिपेल कर रही होती है। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। चाहे वो नेगेटिव चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम है तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन न्यूटन ने ये टॉपिक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ये कहता है अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कहता है कि कायनात में मौजूद हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वो फोर्स जिस फोर्स की वजह से कोई बॉडी एक बॉडी दूसरी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब बात एक अभी तक क्लियर नहीं हो रही कि सर जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कह रहे हैं कि रिपल्शन फिर किधर गई? जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो चीजें तो रिपेल करती हैं, तो आप कह रहे हैं कायनात की हर चीज के अंदर फोर्स मौजूद है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। तो यहाँ पे न्यूटन भी ये कह रहा है फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, तो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर एटम्स के बारे में डिस्कस किया होगा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, अब उसके अंदर आपने ये डिस्कस किया होगा कि एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और इस इर्द गिर्द मूव करने वाले जो ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, वो कौन सी चीज होती है? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं। अब कोई भी चीज आप देख लें, आप ये मार्कर देख लें, विच इज द कंपोजिशन ऑफ एटम, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अंदर एटम होते हैं। अब एटम के अंदर ये काम होता है, कौन सा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि हर चीज के अंदर अट्रैक्शन। अब मैं कहता हूँ ये मार्कर है, अब ये यहाँ पे रेस्ट में है, या दूसरे अल्फाज में मेरे हाथ और इस मार्कर के अंदर अट्रैक्शन है। क्यों है? कोई भी चीज मैं कह रहा हूँ, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल। जब कोई भी चीज कंपोजिशन है, वो बनी हुई है पार्टिकल से मिलके, तो पार्टिकल तो एटम पे बेस करते हैं। और एटम क्या है? प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में एक किसी भी चीज के अंदर मौजूद होती है। कोई भी चीज है उसके अंदर ये पार्टिकल मौजूद, तो अट्रैक्शन होती है। अब हम कहते हैं कहीं पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। सॉलिड में ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में सॉलिड की निस्बत कम होती है, और गैस में सॉलिड और लिक्विड दोनों की निस्बत और ज्यादा कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर मैं इसकी गैस की बात करता हूँ, सॉलिड की बात करता हूँ, लिक्विड की बात करता हूँ, तो गैस में सबसे कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन होती है। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था जो न्यूटन ने दिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने पेश किया था, और उसने क्या पेश किया? उसने कहा कोई सी दो चीजें ले लें, उनके दरमियान कंपैरिजन करें आप, और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। अब ये आपको क्लियर हो गया कि हर चीज के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। अब स्टेटमेंट क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, कायनात में मौजूद हर चीज, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है,
which is directly proportional to the product of their masses। अगर हम कोई से दो मैसेज को लेके डिस्कस कर रहे हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उनके दरमियान एक इसका मैसेज होगा, लेट्स सपोज ये मेरे पास दो मार्कर है, एक मैसेज का एक इसका मैसेज। अब मैं इसके दरमियान देख रहा हूं कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। अब यहां पे न्यूटन ये कहता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी होगी। अब वो ये बता रहे हैं कि उन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना कम मैस होगा उतनी कम फोर्स होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। आगे दूसरा हिस्सा इसका क्या कहता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और कहता है कि उन दो मैसेज के दरमियान, ये दो मैसेज है, इन दो मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इनवर्स है, उलट है। आपने देखा होगा दो मैग्नेट आप लेते हैं, बाज़ वक़्त आपने देखा होगा, या मैग्नेट को आप जब करीब लाते हैं, दो मैग्नेट लें, उनको करीब लाएं, अब देखेंगे उनको एक दूसरे के साथ चिपकने से पहले ही आपको अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे वो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, चिपक जाएंगे। अब उसको दूर ले जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर होगी। जैसे दूर करते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी, और जो बहुत ज़्यादा कर देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ जो आप ऑलमोस्ट कर चुके होते हैं या आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो बिल्कुल सेम केस है। लेट्स सपोज हमारे पास दो मैसेज हैं, एक्सप्लेनेशन में देखें, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ द मैसेज इज d। कहता है दो हमारे पास बॉडीज हैं m1 m2, उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमने d ले दिया। अब ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है। ये माइनस की अलामत यहाँ पे डालने का मकसद ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए नेगेटिव की अलामत लगाई है। आप इसके साथ लगा लें, किसी एक के साथ लगा दें। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ के मुताबिक क्या बात हो रही है जनाब, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, विद विच इट द फोर्स टू मैसेज m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है, ये दो मैसेज मौजूद है, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है, जो किसकी वजह से जाहिर हो रही है, एक डिस्टेंस की वजह से सेपरेट किया गया है इनको। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये कहती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। ये उस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिख लिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इसको मैंने 1 कह दिया। दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा पार्ट ये कहता है स्टेटमेंट का, and inversely proportional to the square of distance between them। उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बन गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/d स्क्वायर। इसको 2 कर लिया। कंपेयरिंग 1 and 2 या कंबाइनिंग 1 and 2, लेफ्ट साइड पे F है, प्रोपोर्शनल की जगह प्रोपोर्शनल, जो चीज ऊपर आ रही है m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये आपके पास इस बन गया। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लगाते हैं कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे न्यूटन ने जो कांस्टेंट दिया था वो ये कहा था कि यहाँ पे आप लोगों ने g कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल करना है। हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद शर्त ये होती है कि साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो न्यूटन ने क्या लगाया g। तो आपके पास फार्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला बन गया। और यहाँ पे वो कहता है g क्या है, g के बारे में हम बताते हैं, एक हेडिंग बना लेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम इसको डील करें तो हेडिंग बना लेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहता है g इज हियर, g इज
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटी का कांस्टेंट है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है ना। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाया तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट है तो इसकी ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको एक और भी कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल कांस्टेंट से मुराद है पूरी कायनात में हर चीज के लिहाज से ये वैल्यू सेम रहेगी। जमीन पर भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, आसमान पर भी, चांद पर, मार्स पर, प्लूटो, जिस पर मर्जी लेके चले जाएं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब वैल्यू क्या है आइए देखते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इसकी वैल्यू कायनात में हर जगह पर सेम रहती है। इन द यूनिवर्स ऐसे यूनिट इन ऐसे यूनिट सॉरी इन ऐसे यूनिट इट्स वैल्यू इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसको ग्रेविटेशनल वैल्यू भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू भी कहते हैं, जो कायनात में हर जगह भी, जमीन पर भी यही वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होगी, विद हाइट चेंज नहीं होती, डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होती। ये वैल्यू ग्रेविटी की कांस्टेंट रहती है, ये आपको याद रखना है। नीचे एक नोट लिखा है ड्यू टू, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी पूछी जाती है बात, ये वाली एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब ये तारीफ यहां से यहां तक लिख देंगे। आगे नोट मैंने लिखा है ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। अब हम जो जमीन पर मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, मेरे पास मार्कर है, टेबल पड़ा है, चेयर पड़ी है, और चीजें पड़ी हैं। मैंने कॉन्सेप्ट ये दिया है कि हर चीज दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो इसका अब ये मार्कर पड़ा है, अब मैं इसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये इधर पड़ा है तो फिर भी मैं इसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। बुक पड़ी है, ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। अब इसकी हमें महसूस क्यों नहीं होता, फील क्यों नहीं होता, उसकी वजह बताने जा रहे हैं। कहते हैं ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। देखिए ना, बहुत ही छोटी वैल्यू -11 है, बहुत ही छोटी है, माइनस में वैल्यू, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत छोटी है, जिसकी वजह से हमें फील नहीं होती। कहता है ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशन ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between objects around us is very small and we don't feel it। क्यों? इसी वजह से हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से हम इसको फील नहीं कर पाते। होती है, ये हम नहीं कह सकते कि है नहीं है, लेकिन हम इसको फील नहीं करते। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में अलग भी आती है, आपने याद कर लेनी है। इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में अलग पूछी जा सकती है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अलग पूछी जा सकती है। कह सकते हैं प्रूव F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा मैंने आपको क्वेश्चन बताया ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, ये भी आपके पास अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और चौथा ये भी सवाल कर सकता है, ये नोट के अंदर जो मैंने लिखा है कि हमारे व्हाई वी डोंट फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अस एंड ऑब्जेक्ट। जो चीज़ों के दरमियान और हमारे दरमियान चीज़ों और हमारे अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम फील क्यों नहीं कर पाते। तो ये उसका जवाब आप लिख सकते हैं ड्यू टू स्मॉल वैल्यू। फिर इसके अंदर आपने ये वैल्यू भी लिखना होगी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसका ये यूनिट है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये देखिए, ये ग्रेविटेशन फोर्स का हमने यूनिट कहाँ से निकाला है, यहाँ से। यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा जी की वैल्यू निकालनी, मैं जी निकालने लगा हूँ, जी इधर रहेगा, आपके पास f मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 m2 हो जाएगा। इसको मैंने रेट के यहाँ से g की वैल्यू निकाली है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 मैसेज है किलोग्राम किलोग्राम, तो ये बन जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ऐसे आता है यूनिट। ये अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे निकाला जाता है तो आप बताने के कर। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, इसको आप अच्छे तरीके से कर लें और